हेलो दोस्तों, आज हम 12th मैथ का इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में अवयव कहते हैं। ठीक है, इससे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 8 से 10 नंबर क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स है, पहले इसको शुरू से समझते हैं। ये कोई इसका किसी का एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन मतलब इसके बारे में फिलहाल अभी डिटेल्स में इसको जानेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज बनाने से पहले ये डिटेल्स वीडियो है, एक्सप्लेनेशन है, इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं पहले मैट्रिक्स क्या है। देखिए, इसको एक संख्या के अंदर एक संख्या सीक्वेंस वाइज होता है। ठीक है, उसको बंद किया जाता है। जैसे देखिए, ये है देखिए, ये है मैट्रिक्स का सिंबल। ठीक है, ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट की तरह, लेकिन ये बड़ी ब्रैकेट नहीं है, इसको सिंबल ऐसे इसका मैट्रिक्स को दर्शाया जाता है। जैसे कि कोई संख्या ऐसे ही रेंडमली ऐसे है, कहेंगे क्या ये ऐसे कुछ भी हो जाओ, क्या हम इसको कहेंगे क्या ये मैट्रिक्स है? क्या ये मैट्रिक्स है? नहीं है। इसी को अगर इसके अंदर रख देंगे तो क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है, यानी अवयव है? तो है, जरूर है, क्योंकि ये अब मैट्रिक्स के अंडर आ गया है। ठीक है, मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए ऐसा कभी रहा, ऐसा ही हमेशा इसी सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, यही मैट्रिक्स होता है। देखिए, कभी कभार आपको ऐसे भी दिया रहेगा, किसी भी कभी कभार दिया रहेगा, लेकिन ऐसा अधिकतर जगह दिखेगा नहीं। ये कभी कभार क्वेश्चन, कुछ एरर क्वेश्चन इसमें रहता है, लेकिन अधिकतर आपको इसी में मिलेगा। सभी क्वेश्चन लगभग आपको इसी में मिलेगा, यानी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, देखिए हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो गया। ठीक है, इसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अभी 33। अब ये क्या है? देखिए, ये एक जगह है। ठीक है, इस जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, आपको स्थान पूछना है। जैसे ये एक प्रकार के ऐसा है कि जैसे समझ लिए कि एक कुर्सी है, तो एक कुर्सी है तो उस पर कोई भी आदमी आकर बैठ सकता है। जरूर नहीं कि ऊपर एक ही आदमी बैठे, कोई और जाएगा, कोई दूसरा आके बैठ जाएगा। अब देखिए, कुर्सी तो नहीं बदला, लेकिन आदमी बदल गया। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी हम समझेंगे। देखिए, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये होता है इसका फर्स्ट रो, इसे हम कहते हैं। ये हमारा सेकेंड रो, ये हमारा थर्ड रो। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं पहली पंक्ति। ये हो गया दूसरी पंक्ति, ये हमारा तीसरी पंक्ति। ठीक है, अब देखिए, ऐसे तो हो गया, अब ऐसे भी तो है। देखिए, अब इसको हम कहते हैं पहला, यानी फर्स्ट कॉलम। इसको हम कहते हैं सेकेंड कॉलम। इसको हम कहते हैं थर्ड कॉलम। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं पहला स्तंभ। इसको कहते हैं दूसरा स्तंभ। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्तंभ ये हो गया। देखिए, अब इसमें देखिए पंक्ति कैगो है, हम देखिए कहाँ तक गए। एक ऐसे वाले को कहते हैं सीक्वेंस, इसको कहते हैं पंक्ति। ऐसे पहला पंक्ति हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा दूसरा पंक्ति और ये हमारा तीसरा पंक्ति। पंक्ति देखिए, अब इसका हमारा
कॉलम भी देखना है। तो देखिए इसमें कॉलम क्या है, एगो, दूगो, तीन गो, यानी तीसरा, यानी फर्स्ट, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसमें पंक्ति भी क्या है, पहला, दूसरा और तीन गो। अब देखिए इसका ऑर्डर, इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसका ऑर्डर हम लिखेंगे। अब देखिए कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। पंक्ति, पंक्ति और कॉलम, मतलब रो और कॉलम आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में जनरली जानते हैं। देखिए इसमें m होता है, n होता है, i होता है, j होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो अब जानते हैं इसमें, और इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद अवयवों की, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये ए लिखा जाता है इसलिए क्योंकि ये इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट नंबर A11, एलिमेंट नंबर 1 2, मतलब दूसरा, ठीक है। देखिए अब इससे पूछेगा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो किस ऑर्डर में है। तो ऑर्डर हम देखते हैं। ऑर्डर, इसको हिंदी में कहते हैं कोटि, ठीक है। इसका ऑर्डर इस कोने में लिखा जाता है, यहाँ इस कोने में, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे। तो देखेंगे कि अब इसका ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे पहले कि मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसमें पंक्ति का, रो का एगो है और कॉलम का एगो है। तो हम गिन लेते हैं क्या रो है, 1 2 3, ठीक है। तो 3। अब देखिए अब इसका कॉलम देखते हैं, 1 2 और 3, 3 क्रॉस 3। ये गुना का चिन्ह है, इसको गुना का चिन्ह कतई मत समझिए, ये क्रॉस है, ठीक है। इसको दर्शाया जाता है ऐसे है। ऑर्डर हमारा किस ऑर्डर में हो गया, 3 क्रॉस 3 में। अब देखिए अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए इसमें देखिए कि कई गो संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, 9 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। अब देखिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब इसमें पूछेंगे कि m और n कितना है, m और n कितना है। तो m जो हम देखते हैं ना, ऑर्डर जो इसका हम ऑर्डर लिखते हैं, तो ये पहले वाले को कहते हैं m, दूसरे वाले को n कहते हैं। पहले वाले को m और दूसरे वाले को n कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हम पूछेंगे कि इसमें m कितना है, तो कहेंगे 3, n कितना है, तो 3, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखते हैं आगे। अब इधर कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर, कोई रेंडमली कोई संख्या लेते हैं। मान लीजिए 1 4 -3 2 9 7 6 8 6 4 8, ठीक है, ऐसा लेते हैं। अब इसमें पूछेंगे कि इसमें कौन सा ऑर्डर है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो किस ऑर्डर में दिया हुआ है। तो ऑर्डर देख लेंगे। पहले तो हमको पंक्ति गिनना है कि क्या पंक्ति है, 1 2 3, यानी ऑर्डर हमको लिखना है, ठीक है। ऑर्डर इसका, तो पंक्ति क्या है, 1 2 3, यानी 3। अब इसका कॉलम भी गिने, 1 2 3, यानी जो मैट्रिक्स से दिया हुआ है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 में। अब इसमें m कितना हो गया, m हो गया 3, और ये इसको हम n कहते हैं। अब दूसरा लेते हैं, 4 9 7 6। अब पूछेंगे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर हम देखेंगे। ऑर्डर पहले हम देख लेंगे, इसमें पंक्ति क्या है, 1 2 गो, तो 2। अब स्तंभ देख लेंगे, 1 2 गो, यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ किस ऑर्डर में, 2 क्रॉस 2। m इसमें कितना है, 2, और n कितना है, 2, ठीक है। और कुछ लेते हैं, 3 7 6 9 4 3, ऐसा कुछ है। अब ये किस ऑर्डर में है, ऑर्डर पूछ रहा है ना, आराम से कुछ नहीं करना है, बस इसमें देखना है कि पंक्ति क्या है, यानी पंक्ति बोले तो रो। तो देखिए किस, इसको ऑर्डर हमको लिखना है, यहाँ इस कोने में लिखा था, ठीक है। तो 1
दूगो, यानी दू हमारा पंक्ति, हमारा रो कैगो है दो, फिर क्रॉस। अब देखेंगे इसमें कॉलम कैगो है, एगो दूगो तीन गो, यानी इस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। अब पूछेंगे इसमें एम कितना है, तो एम पहला वाला को दो, एन कितना हो तो 3, सिंपल सा हो गया। अब इसमें पूछेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, मतलब में टोटल संख्या कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या, बोले तो अवयवों की संख्या, हिंदी में इसको अवयवों की संख्या, इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट। तो गिन लीजिए संख्या में क्या हुआ है, एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो, इसको कहे चाहे इसको कहे, ठीक है, कितना है 6 गो, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 गो, ठीक है। अब देखिए हो गया, और इसको मिटाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आई और जे देखना, आई और जे किसको, आई और जे को, आई और जे समझना है कि क्या होता है। देखिए इसमें से कोई एगो उठा लीजिए, जैसे एलिमेंट 1 2 हम उठा लिए, मान लीजिए इसमें से कुछ उठा लिए 1 2, तो जो ये पहला वाला होता है ना इसको कहते हैं आई और इसमें कहते हैं जे, इसको कहते हैं आई, इसको जे। एक और उठाते हैं कोई इसमें से A31, ऐसा है, ऐसा उठा लिए। अब पूछेंगे इसमें आई का वैल्यू कितना है, तो इसको पहला वाला को हम आई, दूसरे वाले को जे, यानी I3 और J1, ठीक है। और कोई उठा लेते हैं इसमें से, वो A23 उठा ली, तो आई का वैल्यू कितना, पहले वाला आई दूसरा वाला जे, यानी 3, ठीक है। अब इसमें से कोई भी उठा के देख लीजिए, कोई भी उठाइए, पहला वाला इसको कहते हैं आई, दूसरा वाला जे, ठीक है। अब मान लीजिए ये दिया हुआ है, आपको शर्त दे दिया कि चलो आई या प्लस जे बताइए कितना हो, आई और जे बताइए कितना, तो आई का वैल्यू हम जानते हैं कितना 1 और जे कितना 2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ कह दे, बस आई और जे पता चल गया, कोई भी शर्त दे उस पर रख के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब स्थान जानेंगे, स्थान यानी जगह का। मान लीजिए अब एक और कोई मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स लिए, मान लीजिए यहाँ पर 7 5 4 2 1 3 7 -9 8 कुछ ऐसा लिख दे। अब ये पूछेंगे आपसे हम कि A11 के जगह पर इसमें कितना है, मतलब अब आपसे पूछ रहा है, देखिए ये क्या बोले हैं कि एक जगह है और उस जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, तो उस जगह पर कौन सा संख्या है आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए A11 के जगह पूछ रहा है ना, तो देखिए इसमें A11 कहाँ है, फर्स्ट पहला स्थान पर, तो यही स्थान पर देखिए कि यहाँ कितना है, तो देख रहे हैं कि कितना है 7 है, तो 7 होगी। अब पूछे A23 के जगह पर कितना है, तो देख लेंगे A23, अच्छा दूसरा वाला में तीसरा, यानी A23 के जगह पर कितना है 3 है। और देखते हैं A31 के जगह पर कितना है, तो देख लेंगे A31, सबको पहले अच्छा से लिखो, ठीक है, क्लियर। A31 यहाँ है, तो यहाँ देखेंगे A31 कितना 7 हो गया। अब पूछेगा कि A23 के जगह, 23 तो ऐसे लिख रहे हैं, हाँ A33 के जगह पर कितना है, तो देखेंगे A33 कहाँ है इसमें 3, अच्छा यहाँ, और इसमें भी देख लें कहाँ है, यहाँ उसी स्थान पर, यानी कितना है 8। A12 के जगह पर कितना है, तो देखो अच्छा A12 यहाँ, A12 के जगह पर कितना 5, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं अगले एक क्वेश्चन से। अब इसको हम बढ़िया से समझते हैं। देखिए अब इसको पहला हम क्या काम करेंगे, पहले देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर, ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, पहले देख लेंगे क्या कि कईगो पंक्ति है, तो पंक्ति कईगो है, एगो दूगो, यानी 2
अब स्तंभ देख लेंगे यानी कॉलम, एगो दूगो तीन गो, यानी हमारा जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है वो किस ऑर्डर में, 2x3 में है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछेंगे कि m का वैल्यू कितना है, तो आप आसानी से बता, अच्छा पहला वाला 2 होता है, मतलब पहला वाला को m कहते हैं और दूसरा वाला ये होता है इसको n कहते हैं, यानी m और n भी पता चला गया। ठीक है, m और n। अब पूछेंगे इसमें जगह बताइए, जगह से पहले आप देख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ना, एलिमेंट कितना है, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 6 है। अब देखेंगे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या। ठीक है, इसमें काउंट कर लेंगे क्या है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, सिंपल सा। नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल गया, n पता चल गया। और अब देखते हैं कि A21 की जगह पर कितना है, A21। अच्छा, पहला वाला होता है A11 A12 A13 A21, अच्छा ये A21 यानी A21 के जगह पर कितना है, 6 है। अच्छा, A11 के जगह पर कितना है, A11 यानी पहला वाला, अच्छा ये यानी 3। आगे देखते हैं A23 कितना है, A23 के जगह पर कितना है, अच्छा A23 दूसरा नंबर में तीसरा, हाँ यानी 3। क्लियर है। अब देखते हैं, अब ये क्लियर हो गया, ऑर्डर आप सीख गए कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, आई जे और एम और एन दोनों सीख गए, एम एन क्या होता है और आई जे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या ये भी सीख लिए। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स का भी प्रकार होता है। मैट्रिक्स, इसको मिटाते हैं उसके बाद देखते हैं। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैट्रिक्स मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 7 प्रकार के। पहला होता है इसका स्तंभ, यानी मैट्रिक्स 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, इसको एग्जाम्पल से आराम से समझना है, कोई भारी नहीं, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। सबसे इजी यही है, यही चैप्टर है। पहला इसका होता है, इसको हम कहते हैं स्तंभ, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो बोले तो हिंदी में इसको कहते हैं, रो कहा हो जाएगा आपका पंक्ति आव्यूह। पंक्ति मतलब खाली पंक्तिये में रहेगा, स्तंभ में नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है 2 4 6 ऐसा दिया हुआ, तो ये क्या है, इस केवल पंक्ति में दिया है, स्तंभ तो है लेकिन एक ही है, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें पंक्ति है, केवल एक वो पंक्तियों में दे रहे हैं, तो ये क्या है, इसको कहते हैं पंक्ति। अब देखिए 2 को आपको हम देते हैं, इसमें से पहचानिए कि कौन पंक्ति वाला है। एक ऐसे दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ऐसे दिया, तो इसमें बताइए कि रो मैट्रिक्स इसमें से कौन है, रो मैट्रिक्स यानी सीधा लेटा हुआ रहेगा ऐसे, ये हमारा रो मैट्रिक्स है, इसको ये रो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये बस ऐसे ही, बस केवल रो में ही दिया रहेगा, स्तंभ में 6 7 6 5 वैसे करके, मतलब ऐसे ही खाली केवल एक लाइन में दिया हुआ रहेगा ऐसे, इसका अंदर कोई भी संख्या हो सकता है, यानी केवल लाइन में, यानी लेटा हुआ, यानी केवल पंक्ति में देगा, तो वो हमारा पंक्ति आव्यूह या बोले तो रो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब अगला पर चलते हैं, दूसरा वाला होता है इसका दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले को जस्ट, अब दूसरा देखिए, दूसरा वाला इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, बोले तो स्तंभ आव्यूह,
स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह मतलब अब ये पहले था लेटे हुए वाला, अब सीधा सीधा वाला केवल है। जैसे देखिए ऐसा, केवल ऐसा ही रहा, सीधा खंबा की तरह खड़ा ऐसा, ठीक है। वो इसी प्रकार ये सब क्या है, ये सब इसको हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। यानी अगर ऐसे दो को दिए 2 6 एगो ऐसे है, एगो ऐसे, तो बताइए इसमें रो मैट्रिक्स कौन है या कॉलम मैट्रिक्स कौन है? तो हम देख रहे हैं कि अच्छा रो वाला मतलब सीधा ऐसे रहेगा, यानी इसको कहते हैं रो। ये हो गया रो मैट्रिक्स आपका, और ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स, मतलब सीधे केवल कॉलम में दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको हम मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं, ऐसे ही केवल रो में कॉलम में ऐसे ही दिया केवल रहेगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं कुछ। अब देखिए ये दूसरा हो गया। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको कहते हैं हम वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसके 7 प्रकार है ना, तो आपको केवल 3 ही इसमें याद रखना है और ज़्यादा नहीं जरूरी है, जिसमें 3 में से एक ये है, ठीक है। ये तीसरा है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होने का क्या मतलब? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि एम बराबर होना चाहिए एन। तो हम जानते हैं कि अरे एम और एन बराबर होना चाहिए। अच्छा हम मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स लिखे ऐसा, एम एन हम जानते हैं, इसका मान लीजिए कि यहाँ 2 4 3 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानते हैं इसका एम एन कैसे पता करेंगे, जब तक इसका ऑर्डर हम नहीं लिखेंगे एम एन हमको पता नहीं चलने वाला है। तो हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, किस ऑर्डर में, तो हम देखेंगे पंक्ति एगो 2, यानी 2 क्रॉस स्तंभ का एगो 2, यानी देखिए एम का वैल्यू भी कितना है 2 है और एन का वैल्यू भी कितना है 2 है, यानी एम बराबर है एन के, एम बराबर है एन के। यानी इस प्रकार का मैट्रिक्स हमेशा वर्ग आव्यूह है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखिए और लिखेंगे, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा 3 क्रॉस 3 में, यानी या तो 2 क्रॉस 2 होगा, 1 क्रॉस 1 होगा, यानी इसमें ऐसे ही दे दी कि 3। अब बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो कहें अच्छा इसमें एक गो रो है, एक गो कॉलम भी है, एक है, यानी ये भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। और देखते हैं अब देखेंगे, पहले इसका ऑर्डर देख लेंगे कि किस ऑर्डर में दिया हुआ, तो ऑर्डर देख लेंगे पहला दूसरा और तीसरा, यानी 3, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे ऑर्डर लिखना है, यानी एगो पंक्ति 2 गो 3 गो पंक्ति, अब स्तंभ गिन लेंगे 1 गो 2 गो और 3 गो, यानी हमारा जो ऑर्डर दिया, ये मैट्रिक्स दिया हुआ किस ऑर्डर में 3 क्रॉस 3 में। देखिए अब इसमें भी एम बराबर है एन के, एम का भी वैल्यू कितना है 3 है और एन का भी वैल्यू 3 है, यानी जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ये भी क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी ये भी समझ गए। 2 गो आपको हम देते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है मान लो, और एक मैट्रिक्स बताइए कि इन दोनों में से इसको हम ए मानते हैं, ठीक है, ये हमारा बी। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों में से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होगा, ठीक है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला है आपका 3 गो हो गया, अब चौथा नंबर, यानी इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह होने का मतलब है कि जैसे देखते हैं, मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, इसको शुरू से आप हम सब पढ़े हैं, आपको मालूम है, इसको हम क्या कहते हैं विकर्ण। ये क्या है विकर्ण है। देखिए इसका सिंपल सा एक ही इसको याद करने का
कोई जरूरत नहीं है। इसको ऐसे मैट्रिक्स को समझना, ऐसे मैट्रिक्स को एक नज़र से बता देंगे कि ये विकर्ण आव्यूह है या नहीं है। कैसे? देखिए कि विकर्ण वाला को छोड़कर बाकी बात सब जीरो। इसका मतलब देखते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बाकी बात सब इससे जीरो है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? इसे कोना कोनी, इसे विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण है। तो विकर्ण आव्यूह हमेशा क्या होता है? विकर्ण को छोड़ के बाकी बात आजू बाजू वाला जितना भी है सब जीरो होगा। अब 3x3 वाला हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है, 7 है, 9 है, बाकी बात सब जीरो है। ये भी क्या है? एक विकर्ण आव्यूह। ये भी केवल कोना कानी है, कोना से है, यानी ये भी एक विकर्ण आव्यूह है, ठीक है। अब इसको पहचानने का बहुत आसान है। देखिए एक ये दिया हुआ है, क्या ये विकर्ण आव्यूह होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके कोना में ये इसका बगल में आ गया। हाँ यहीं रहता 2 1, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये क्या? ये विकर्ण आव्यूह होता है, ये विकर्ण आव्यूह नहीं होता, ठीक है। अब और एग्जांपल से इसको और समझ लेते हैं। एक ये दिया हुआ है और एक बताइए कि इन दोनों में से कौन विकर्ण आव्यूह? देखते हैं कि मतलब विकर्ण को छोड़कर बाकी बात आजू बाजू वाला जितना है सब क्या होगा? जीरो होगा। यानी ये भी जीरो है, ये भी जीरो, यानी इसका विकर्ण है, देख रहे हैं। हाँ इसमें संख्या है, बाकी बात सब जीरो है, लेकिन इसमें देखिए ये तो है, ये संख्या भी है, लेकिन बगल में एक और संख्या, तो क्या ये विकर्ण आव्यूह होगा? ये नहीं होगा, और ये होगा, ठीक है, क्लियर है। अब अगला देखते हैं। पांचवा नंबर, स्केलर मैट्रिक्स। इसको कहते हैं अदिश आव्यूह। ये भी सेम ही होता है। देखिए स्केलर को हम देखिए पहले समझ लेते हैं इसको। देखिए स्केलर में भी वैसे विकर्ण वाला ही होता है, जैसे 1 1 1, ये सब आजू बाजू जितना है सब 0 0 0, ऐसा। देखिए इसको हम ऐसे सब, देखिए इससे पहले वाला विकर्ण आव्यूह देख रहे हैं कि विकर्ण आव्यूह भी है, और ये स्केलर आव्यूह भी है। स्केलर आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में इस दोनों, देखिए स्केलर आव्यूह हमेशा विकर्ण आव्यूह होगा, लेकिन विकर्ण आव्यूह हमेशा स्केलर आव्यूह नहीं होगा। देखो कैसे समझ, इसका अदिश आव्यूह होने के लिए इसका जो विकर्ण जो लिखते हैं ना, वो तीनों एक के जैसा होगा, लेकिन विकर्ण आव्यूह में वैसा शर्त नहीं था कि एक ही जैसा होना चाहिए, कोई भी संख्या होना चाहिए, बस विकर्ण में होना चाहिए। लेकिन अदिश आव्यूह में कहता है, यानी स्केलर मैट्रिक्स में कहता है कि तीनों, जैसे मान लीजिए यहाँ √3 अब बाकी बात सब 0 0 0, तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं स्केलर। देखिए अब और लिखते हैं, यहाँ 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 3, चाहे 2 ही करिए, ठीक है। तो क्या हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे? इसको देखिए, क्या इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे? नहीं कहेंगे, इसको हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे, मतलब इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ना कि स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि विकर्ण तो है लेकिन तीनों सेम नहीं है, और स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए हमको क्या चाहिए कि तीनों विकर्ण का है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए अब लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 है, 0 0 0 2 0 0 0 2, तो क्या ये अदिश आव्यूह है?
यानी अधिशाब्दी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये अधिशाब्दी भी होगा और विकर्णाभ्यू भी, ये दोनों होगा। क्यों? क्योंकि विकर्णाभ्यू का भी ये शर्त पूरा कर रहा है। विकर्णाभ्यू केवल ये कहता है कि इसका विकर्ण को छोड़कर बाकी बात आजू बाजू वाला जितना भी हो संख्या वो 0 होना, तो वो तो है ही है। लेकिन स्केलर वाला कहता है कि जो विकर्ण लिखे हैं ना वो सब सेमे होना चाहिए, तो सेम है। मान लीजिए -1 0 0 -1। तब एक बात बताइए कि ये डायगोनल होगा कि स्केलर होगा कि दोनों होगा? इसको आप हमको बताइए क्या हो, आप कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो हम बता ही देते हैं। देखिए ये तीनों सेम है, यानी ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि इस विकर्ण को छोड़कर बाकी बात सब क्या हो 0 हो। तो देख रहे हैं कि विकर्ण है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी ये दोनों होगा। ठीक है, समझ गए? स्केलर और डायगोनल वाला दोनों समझ गए मैट्रिक्स। अब आगे देखते हैं अगला 6ठा नंबर। देखते हैं इसका 6ठा नंबर। 6ठा नंबर है इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वो तीन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये अब दूसरा हुआ। पहला था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स और ये हुआ हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका शर्त हम बता देते हैं। पहले इसको समझ लीजिए क्या होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम आई से भी डिनोट करते हैं, ऐसे केवल आई लिखा रहेगा ऐसे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है ये 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 में, 3 क्रॉस 3 में लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा? ई केवल 1 है, विकर्ण में केवल 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, उसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको पहले इसका शर्त भी लिख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा वर्ग अवयव बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा वर्ग अवयव हो रहा है, यानी इसका एम, अर्थात इसको हम लिख देते हैं अर्थात एम बराबर एन। ठीक है, एम बराबर एन। अब देखते हैं, एक ऐसे दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हम देख लेंगे कि मैट्रिक्स दिया हुआ है वो किस ऑर्डर तो लिखना जानते हैं, पहले इसी को लिखो है, पहला दूसरा तीसरा, यानी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 3, हमारा पंक्ति भी क्या है वो 2 3 यानी 3। हमारा जो एम, इसमें एम बराबर है एन, और देख रहे हैं कि कोना में सभी क्या है 1 1 है, यानी ये भी क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए और होगा 1 0 0 1, ये भी क्या है लेकिन अब इसको सोचिएगा कि अलग लिखिए, मान लें कि 1 0 0 0 1 0, अब इसको हम कहें क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, कोना में सब बराबर, यानी विकर्ण का इसका सब 1 1 होना चाहिए, और ये हमेशा इसका ऑर्डर
एम बराबर होना चाहिए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एम बराबर, पहले इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं 1 2 यानी 2 क्रॉस 1 2 3, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 के आ रहा है, यानी एम नहीं बराबर है एन के, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए एम एन बराबर होना चाहिए और साथ में बिकॉर में सारा 1 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसको और समझते हैं बढ़िया से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार से इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से रूप बदलता है, जैसे को देखेगा वैसा ही बदल जाए। जैसे देखो इसको क्वेश्चन बनाते वक्त हम समझेंगे कि ये जैसों को देख जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसी ऑर्डर में ये ढल जाएगा, इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे 1 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 1 एक दिया हुआ है आपका 0 1 0 1 0 0 0 1 0, क्या ये इसमें इन दोनों में से कौन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? देख लेंगे बिकॉर्न में कितना होना चाहिए 1 1, यानी देख रहे हैं बाकी बात आजू बाजू बात सब जुड़े, यानी ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि ये 1 यहाँ है, इधर 1 है, इधर 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है और ये है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ गए। अब अंतिम है इसका जीरो मैट्रिक्स। अब अगला 7वां नंबर इसका है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कहते हैं शून्य आव्यूह। ये क्या है? शून्य आव्यूह, मतलब शून्य मतलब इसे लग ही रहा है कि टोटल कितना होगा 0 0, सब 0 होगा टोटल, कहीं भी कुछ नहीं, जिस ऑर्डर में भी होगा वो सब 0, सब 0 0 0 0। शून्य आव्यूह को ओ से कभी कभी लिखा है, ओ से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको ओ लिखा रहेगा, ओ से इसको डिनोट करते हैं। इसका जो भी रहेगा सब 0 0 रहेगा, 0 0 0 0 0 0, ये सब क्या है? ये सब जीरो मैट्रिक्स है, ये सब 0 है। इसका मैट्रिक्स में जितना रहेगा सब जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 0 भी क्या है? ये भी एक शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो आज यही इतना ही इसके बारे में डिटेल से जाने हैं। ठीक है, और देखिए इसका 7 प्रकार हो गया, इसमें से आपको मुश्किल से 3 ही अच्छी तरह से आना चाहिए। आपका पहला हो गया, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जिसे हम इसको हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह। दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कहते हैं तत्समक आव्यूह, समक आव्यूह। ठीक है, और इसका तीसरा ये शून्य यानी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, शून्य आव्यूह। ठीक है, ये तीनों आपको हमेशा याद ही होना चाहिए, भले कोई याद हो या ना हो, लेकिन ये तीनों याद होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? m बराबर होना चाहिए n के। ठीक है, ये हो गया mn। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए यानी इसका विकर्ण सब 1 1 1 होना चाहिए, बाकी बात सब 0 0 0 0 हो गया। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स यानी सब 0 0 0 0 0। चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं, सबको लिखते हैं बारी बारी से।
ये तीनों दिए। अब इसमें से हम पूछेंगे कि इसमें से जीरो मैट्रिक्स कौन सा है। पहले देख लीजिए, इसमें जीरो जो सब जीरो हो, तो ये क्या है, इसमें सब जीरो यानी ये जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस दोनों में से, अब इसमें से सब में से बताइए कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तो जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, m और n बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये किस ऑर्डर में है, 2 क्रॉस 2 में है। ये भी किस ऑर्डर में है, 1 2 3 यानी 3 1 2 3 यानी 3 क्रॉस 3। ये किस ऑर्डर में है, 1 2 2 क्रॉस 2। यानी जितना जो मैट्रिक्स सब दिया हुआ है सब किस ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में। इसका m और n सब बराबर, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो तीनों होगा, यानी तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब पूछेंगे इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होगा, यानी विकर्ण वाला जो होना चाहिए उसका कितना कितना 1 1 1। इसमें तीनों 1 है, तो यानी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा। और ये तीनों हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m और n बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस इतना।